अध्यक्ष जी, इस बिल पर अपनी बात शुरू करने से पहले मुझे 3 लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना है। सबसे पहला आभार व्यक्त करना है आपके प्रति, जिन्होंने इस बिल के महत्व को देखते हुए नियमों में ढील देते हुए विशेष अनुमति देकर आज इस बिल को चर्चा और पारित करने के लिए लगाया। दूसरा आभार व्यक्त करना है एचआरडी मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों के प्रति, जिन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत विचार विमर्श करके इस बिल में आमूल चूल परिवर्तन करके इसको वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। और तीसरा आभार व्यक्त करना है मंत्री जी के प्रति कि बहुत जद्दोजहद के बाद ही सही, लेकिन कम से कम अंततः आपने इस बिल को उस रूप में स्वीकार किया जो आज हमारा समाधान करता है, जो हिंदुस्तान के कलाकारों का समाधान है। अध्यक्ष जी, 19 अप्रैल 2010 को ये बिल राज्यसभा में पेश किया गया था। 23 अप्रैल 2010 को राज्यसभा के सभापति जी ने इसे एचआरडी की स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया था। 28 अप्रैल 2010 को इस बिल के संबंध में एक पत्र बहुत नामचीन कलाकारों ने एचआरडी मिनिस्ट्री के स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष को लिखा था। अगर उस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों के नाम मैं पढ़कर सुनाऊं तो आपको लगेगा कि मैं हिंदुस्तान के गीत संगीत के जगत का हुज़ हू पढ़ रही हूं। यह सूची पंडित रविशंकर से शुरू होती है और श्री AR रहमान पर खत्म होती है। जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए उनके नाम हैं पंडित रविशंकर, श्री शिव कुमार शर्मा, श्री हरिप्रसाद चौरसिया, शुभा मुदगल, विशाल भारद्वाज, गुलजार, प्रसून जोशी, जगजीत सिंह जिनका अब निधन हो गया, शान, सोनू निगम, अलका याग्निक, अमजद अली खान, अमान अली खान, अयान अली खान, प्रीतम, रवि जी जिनका भी देहांत हो गया, शंकर, एहसान, लॉय, विशाल शेखर, सलीम, सुलेमान, साजिद, वाजिद, राजू सिंह, जतिन पंडित, ललित पंडित, आनंद, मिलिंद, समीर, आदिश श्रीवास्तव, जलीस शेरवानी, जावेद अख्तर, आर वेरा मुथु, वाणी, विद्या साहू और AR रहमान। मैंने कहा था कि मैं हुज़ हू पढ़ रही। इन लोगों ने जो पत्र लिखा, पत्र तो 4 पन्नों का है, मैं सारा पढ़कर नहीं सुनाना चाहती, लेकिन 2 छोटे पैराग्राफ मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगी कि इन्होंने लिखा क्या। इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष को लिखा, अनफॉर्चुनेटली the artist community in India has been relegated by film producers and music companies to being virtual non-entities. Film producers and music companies have historically, by the use of their clout and money power, divested authors and composers of their copyrights vested in lyrics and musical compositions, which are synchronized along with films or incorporated in sound recordings. While a film or sound recording producer is able to exploit the film or recording respectively the rights of authors and composers in their lyrics and musical compositions have historically been wrested away by the producers. 4 पन्नों का ये पृष्ठ, जिसके ये जो प्राण है, ये 2 पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ के सुनाए। इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष ने इसका संज्ञान लिया और उन्हें लगा कि इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। मूल बिल इसका समाधान नहीं कर रहा था, लेकिन जब उन्होंने ये संज्ञान लिया तो उन्होंने एक विवेकशील व्यक्ति के नाते ये सोचा कि जहां मैं इन लोगों को बुलाऊं, वहां फिल्म प्रोड्यूसर्स और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें भी बुलाऊं। अध्यक्ष, इस कमेटी ने इस बिल के बारे में 15 सिटिंग्स की। मुझे नहीं मालूम, बहुत कम बिल ऐसे हैं जहां एक बिल के बारे में 15 सिटिंग्स कमेटी करे। और उसकी प्रस्तावना में लिखा है स्टैंडिंग कमेटी की, द कमेटी इंटरेक्टेड विद ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, oblique associations from the film,
music and publishing industry, organizations, associations representing the disabled, news broadcasting associations, Association for Radio Operators for India, authors organizations, lyricists, music composers, artist organizations, internet service providers, copyright board and other organizations. ये काम कमेटी ने किया इतनी मेहनत से, इतने परिश्रम से, और इसीलिए मैंने कहा कि आज मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ उस कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों का कि जो वर्तमान स्वरूप बिल में आया है वो बिल का स्वरूप उनके कारण बना है। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूँ कि आज जो बिल मंत्री जी लेकर आए हैं उस बिल के पारित होने के बाद वो राजधर्म निभाने का काम कर रहे हैं, और राजधर्म शब्द का इस्तेमाल मैं जानबूझकर कर रही हूँ, और इसीलिए क्योंकि आप राजधर्म निभा रहे हैं मैं बिल का समर्थन करने के लिए खड़ी हूँ, पूरी तरह समर्थन करने के लिए खड़ी हूँ। राजधर्म शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है अध्यक्ष जी, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज को नापने का पैमाना ये होता है कि वो समाज अपने साहित्यकारों, अपने कलाकारों, अपने लेखकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर वो अपने साहित्यकारों का सम्मान करता है, रचनाकारों का सम्मान करता है, तो वो सभ्य समाज कहलाता है, बरसों बरस जिंदा रहता है। लेकिन अगर वो उन्हें अपमानित करता है, उनकी अनदेखी करता है, उन्हें इग्नोर करता है, तो समाज ज़्यादा देर बचता नहीं, और कम से कम उस समाज को सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता। मैं एक वाकया सुनाती हूँ आपको। एक पर्शियन पोएट हुए हैं बहुत विख्यात, फिरदौसी। 930 में पैदा हुए, 1020 में उनका निधन हुआ। इतना पुराना वाकया है। उनकी एक कृति है, एक रचना है शाहनामा, जो उन्होंने 40 बरस की उम्र में लिखनी शुरू करी और 71 बरस की उम्र तक वो लिखते रहे। 31 बरस लगे। उसमें उन्होंने 60,000 कपलेट्स लिखे और 4 वंशावली के बारे में लिखे। उनकी ख्याति उनको एक बार महमूद गजनी के दरबार तक ले गई। जो लेकर गया वो ये समझ देकर गया था कि एक एक कपलेट के बारे में महमूद गजनी बादशाह आपको एक एक सोने की दिरम देंगे। वो पहुंचे दरबार में, उन्होंने रचना पेश की। उलट पलट कर देखा बादशाह ने, उनकी बहुत रुचि नहीं थी पोएट्री में, तो उन्होंने कहा इसको 60,000 चांदी के सिक्के दे दो। सोने की दिरम की जगह चांदी के सिक्के ऑफर किए गए, लेकिन शायर स्वाभिमानी होता है, कवि स्वाभिमानी होता है। उन्होंने वो चांदी के सिक्के ठुकरा दिए और वापस चले आए। उन्हें लगा कि शायद उनकी जान को भी खतरा है। बाकी सारी जिंदगी उन्होंने गुर्बत में काटी। लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि घटना को 1000 से ज़्यादा वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी इतिहास में एक किस्सा दर्ज है और काले धब्बे के तौर पर दर्ज है कि एक बादशाह ने एक पोएट को ठुकराया था। अध्यक्ष जी, हमारे देश में राजघराने रहे या मुगल बादशाह रहे, कला और संस्कृति का बहुत सम्मान हुआ। उनके नामों पर अब तो विश्वविद्यालय बन रहे हैं। बहुत सम्मान से राज दरबार में उनको बुलाया जाता था, और इसीलिए वो कला राज्याश्रय पर पनपती थी, राज का आसरा। आज लोकतंत्र है, इसलिए लोकाश्रय की आवश्यकता है, तो हम संसद के अंदर खड़े इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन तब राज्याश्रय पर पनपता था। पर जब अंग्रेज आए तो उन्हें कवि की जरूरत नहीं थी। वो हमारी कला और संस्कृति का संवर्धन नहीं चाहते थे, वो तो कला और संस्कृति को समाप्त करना चाहते थे। उन्हें तो डंडे से राज चलाना था, इसलिए कवि से ज्यादा जरूरत थी उन्हें कोतवाल की। और इसीलिए मिर्जा गालिब की जिंदगी में वो वाकया घटा जब एक कोतवाल ने मिर्जा साहब को 6 महीने की बामशक्कत कैद और 200 रुपए का जुर्माना सुनाया था। उस समय मिर्जा गालिब ने एक नज्म लिखी थी, बहुत चर्चित हुई वो गज़ल। दोस्त गमख्वारी में मेरी सही फरमाएंगे क्या, जख्म के भरने तलक नाखून न बढ़ जाएंगे क्या। उसका एक आखिरी शेर है अध्यक्ष जी, उसका एक आखिरी शेर है अब मामूरे में कहते गमे उल्फत की असद, हमने ये माना कि दिल्ली में रहेंगे खाएंगे क्या। हमने ये माना कि दिल्ली में रहें खाएंगे क्या। अंग्रेज के ज़माने में मिर्ज़ा गालिब को खाने के लाले पड़ गए।
ने क्या और नज्म लिख डाली, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो एक उम्मीद जगी, अब किसी मिर्ज़ा गालिब को खाने के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, चिंता करके ये नज्म लिखनी नहीं पड़ेगी कि अगर दिल्ली में रहें खाएंगे क्या। चिंता करेगा भारत, चिंता करेंगे हमारे शासक, चिंता करेंगे हमारे राज करने वाले, चिंता करेगा समाज, और इसलिए किसी को भी इस तरह का दिन देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है, भारत भी उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। हिंदुस्तान ने उनको वो नहीं दिया जो उनका देय बनता था, जो उनका ड्यू बनता था। एक दिन मैं अपनी डाक देख रही थी अध्यक्ष जी, उसमें एक कागज आया, उस पर लिखा था हेल्प मुबारक बेगम। तो मुझे लगा कोई मुस्लिम पीड़ित महिला के बारे में लिखा होगा। मैंने पढ़ना शुरू किया, लेकिन एकदम से मैं स्मृति पटल पर पीछे पहुंच गई। वो महिला आम महिला नहीं थी, वो मुबारक बेगम थी जो 60 के दशक में चर्चित हुई थी अपने उस गीत के लिए जो उसने गाया था हमारी याद आएगी में।